हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन में स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण और साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो 2023 टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस आदि परीक्षाओं के उद्देश्य से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, ओज गुण किन रसों में शामिल रहता है? पूछा है, ओज गुण किन रसों में शामिल रहता है? रौद्र रस में, कि भयानक रस में, कि विभत्स रस में, कि ये सभी में? तो जब आदमी क्रोध में रहता है तो ओज उसके शरीर के चेहरे के भाव अति दर्दनाक रहता है। जैसे ओज गुण है कि वीरता का प्रतीक है। तो क्रोध में भी रहते हैं तो हमारा चेहरा एकदम लाल हो जाता है। तो रौद्र रस में भी, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? क्रोध है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? क्रोध है। तो क्रोध में भी रहते हैं तो ओज गुण की झलक मिलती है। जैसे शत्रु क्रोध दिलाता है तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। भयानक रस में भी ओज गुण छिपा रहता है। और विभत्स रस, घृणा, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? घृणा है। और भयानक रस का स्थायी भाव भय है। तो इन सभी रसों में ओज गुण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। ट वर्ण की अधिकता किस ऋतु में होती है? ट वर्ण की अधिकता किस ऋतु में होती है? वैदर्भी ऋतु में होती है, कि गौड़ी ऋतु में होती है, कि पांचाली ऋतु में होती है, कि इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर कीजिए। तो गौड़ी ऋतु में होती है। ट वर्ण की अधिकता गौड़ी ऋतु में होती है और ओज गुण भी गौड़ी ऋतु में होता है। ओज गुण भी गौड़ी ऋतु में होता है। और ट वर्ण की अधिकता, रेफ की अधिकता भी गौड़ी ऋतु में होती है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से माधुर्य गुण का लक्षण नहीं पूछा है। ट वर्ण को छोड़कर सभी वर्णों का प्रयोग, यह तो राइट है। संयुक्त अक्षरों द्वित व्यंजनों का अभाव, यह भी सही है। महाप्राण ध्वनियों का अभाव, यह भी सही है। महाप्राण ध्वनियों की अधिकता, महाप्राण ध्वनियों की अधिकता नहीं रहती है तो यही ऑप्शन गलत है, इसके लिए यही सही है। इसमें महाप्राण ध्वनियों की अधिकता ओज गुण में होता है, जबकि माधुर्य गुण में यह सब नहीं होता है। माधुर्य गुण में महाप्राण ध्वनियों का अभाव होता है, संयुक्त अक्षरों और द्वित व्यंजनों का भी अभाव होता है और ट वर्ण को छोड़कर सभी वर्णों का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, काव्य गुणों को प्रतिष्ठापित आचार्य कौन है? तो गुण लिखा है तो गुण है वामन का। रीति माने क्या होता है? रीति माने गुण होता है। रीति माने क्या होता है? तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य वामन है। तो काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक का आचार्य कौन है? आचार्य वामन। जबकि भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रतिपादक है। दंडी भी अलंकार संप्रदाय के हैं। राजशेखर भी है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न उपन्यासों में से किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं पूछा है? तरुण तपस्विनी, राजकुमारी, या रंगमहल में हालाहाल, या क्षमा? तो क्षमा उपन्यास नहीं है। क्षमा उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी का नहीं। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, उलझन और क्षमा उपन्यास किसका है? प्रेमचंद्र का है, केदारनाथ पांडे का है, कि श्रीनाथ सिंह का है, कि सत्यदेव परिव्राजक का है? उलझन और क्षमा नामक उपन्यास किसका है? फटाफट आंसर कीजिए। तो उलझन और क्षमा नामक उपन्यास श्रीनाथ सिंह का है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7 है, अनुच्छेद लेखन में कितने शब्दों एक अनुच्छेद लेख लगभग कितने शब्दों में लिखा जाता है? एक अनुच्छेद लेख लगभग कितने शब्दों में लिखा जाता है? 80 से 85 शब्द, 60 से 65 शब्द, 80 से 100 शब्द या 95 से 100 शब्द। तो एक अनुच्छेद लेख लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विराम चिन्हों से आपका क्या अभिप्राय है? भाषा को एक रूपता देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि भाषा को शुद्ध रखने के लिए, रूप से लिखने के लिए, कि लिखित भाषा में ठहराव के लिए, कि भाषा को सुंदर बनाने के लिए? तो भाषा को शुद्ध रूप से लिखने के लिए तो व्याकरण की आवश्यकता होती है, व्याकरण की आवश्यकता होती है। तो लिखित भाषा को में ठहराव देने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। नीचे दिए गए विराम चिन्ह में से उपविराम चिन्ह है, क है कि ख है, ग है कि घ है? तो यह है क है उद्धरण चिन्ह, उद्धरण क है अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह है। एक सिंगल इन्वर्टेड कामा होता है तो उद्धरण चिन्ह होता है, और डबल इन्वर्टेड कामा रहता है तो अवतरण चिन्ह होता है। और यह है विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। यह घ है अर्धविराम चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। उपविराम चिन्ह यही होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से किस विराम चिन्ह को लाघव चिन्ह कहते हैं? तो घ, इसको ही लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे पंडित पंडित लिखेंगे तो इतना बड़ा लिखेंगे, तो किसी शब्द को छोटा करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे ऐसे करके आप पंडित लिख देते हैं, ऐसे करके पंडित लिख देते हैं तो यह छोटा हो जाता है। जबकि यह योजक चिन्ह है, जो सब दो शब्दों को जोड़ता है। यह है अर्धविराम और यह है उपविराम। रामू लकड़ी काट रहा है, वाक्य में विधेय है। रामू लकड़ी काट रहा है, वाक्य में विधेय है। वाक्य के दो भेद होते हैं, एक होता है उद्देश्य होता है, वाक्य के दो भेद होते हैं, एक उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। तो पूछा है कि इस वाक्य में कौन सा विधेय है? तो किसी कार्य को करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। जबकि जो करता रहता है वह क्या है? उद्देश्य रहता है। तो इसमें लकड़ी का काटना क्या है? विधेय है। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। जबकि रामू क्या है? उद्देश्य है। रामू क्या है? उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैंने अभी खाना नहीं खाया में कौन सा वाक्य का भेद है? आज्ञावाचक है, इच्छावाचक है, कि निश्चयवाचक है, कि संदेहवाचक है? फटाफट आंसर कीजिए। मैंने अभी खाना नहीं खाया वाक्य में कौन सा भेद है? तो यह निषेधवाचक, यह नकारात्मक नहीं का प्रयोग हुआ है, तो इसीलिए नकारात्मक वाक्य अक्सर निषेध वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जबकि किसी को किसी काम के लिए प्रेरित करना या उसको काम के लिए कहना आज्ञा सूचक रहता है। इच्छा होता है कि जब हमारे मन में कोई इच्छा जागृत कि भगवान तुम्हारा पेपर अच्छा कर दे या भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी मनोकामना पूरी करें, तो उसमें इच्छावाचक का। संदेहवाचक होगा शायद वह खाना खाया होगा। मोहनी गाती हुई नाच रही है वाक्य में कौन सा वाच्य है?
वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, साधारण वाच्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो इसमें मोहनी खाना गाती हुई नाच रही है, तो जिसमें एक कर्ता हो और एक क्रिया हो वह क्या है, साधारण वाच्य है। तब मोहनी एक ही कर्ता है, एक ही क्रिया हो रही है, तो इसीलिए यह साधारण वाच्य है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। 14वां क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अ से अर्थ, अ से 8 8 लिखते हैं तो अ आता है ना, तो अ से अर्थ, अ से 8। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संयुक्त, सरल और मिश्र, जबकि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। पहला लिख लीजिए, पहला है विधानवाचक वाक्य, पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है विस्मयादिबोधक वाक्य, चौथा है आज्ञासूचक वाक्य, पांचवा है संकेतवाचक वाक्य, छठवा है इच्छाबोधक वाक्य और आठवां है प्रश्नवाचक वाक्य। तो इन वाक्यों के भेदों को भी नोट डाउन कीजिएगा। आदिकाल नाम किसने दिया, रामचंद्र शुक्ल ने, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि राम कुमार वर्मा ने, कि डॉक्टर नगेंद्र ने। तो आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। प्रश्न 16वां है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं, कि 5 भेद होते हैं, कि 6 भेद होते हैं, कि 2 भेद होते हैं। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, एक कृदंत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ लगता है, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ लगता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से नाक प्रत्यय से बना शब्द है। पढ़ना, अखबार वाला, दर्दनाक या घबराहट। तो दर्द धन नाक, दर्द प्लस नाक, तो नाक प्रत्यय से बना शब्द कौन है, दर्दनाक है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। जबकि इसमें घबराहट में आहट प्रत्यय लगा है, घबराहट में आहट प्रत्यय लगा है। अखबार वाला में वाला, अखबार धन वाला प्रत्यय लगा है। पढ़ना में पढ़ धन ना प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस शब्द में परा उपसर्ग लगाने पर उसका अर्थ बदल जाता है। चर या जय या जल या जान। तो परा उपसर्ग जय में लगाने पर, जय माने विजय, और परा उपसर्ग लगा देंगे, परा प्लस जय बराबर क्या होगा, पराजय हो जाएगा। पराजय में का शब्द का क्या अर्थ है, हार से है। तो विजय को हार में बदल दिया, मतलब अर्थ परिवर्तन कर दिया। तो इसीलिए राइट आंसर यही होगा, जय प्रत्यय के आगे परा उपसर्ग लगाने पर पराजय हो जाता है। और उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगाया जाता है, जबकि प्रत्यय शब्द के पीछे लगाया जाता है। इतना ध्यान दीजिएगा। उ से उपसर्ग, अ मने आगे, प से प्रत्यय, प से पीछे। ठीक समझिए, प प्रत्यय प से क्या होता है, प से पीछे होता है, प से पीछे होता है। तो पीछे क्या लगाया जाएगा, प्रत्यय। अ से आगे होता है, तो उपसर्ग क्या लगाया जाएगा, किसी शब्द के आगे।
निम्न में से किस शब्द में त्व प्रत्यय नहीं जुड़ सकता? अपना, देव, मनुष्य, खट्टा। तो मनुष्य में त्व प्रत्यय जुड़ के मनुष्यत्व हो जाएगा। देव में त्व प्रत्यय जुड़ के देवत्व हो जाएगा। अपना में त्व प्रत्यय जुड़ के अपनत्व हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा बन जाएगा सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। सारे जातिवाचक संज्ञा में त्व प्रत्यय जुड़ने से भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। जबकि खट्टा में त्व प्रत्यय नहीं जुड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा उपसर्ग कम के अर्थ में प्रयोग होता है? अति, अन, दु या कु? तो अत अधिक के अर्थ में प्रयोग होता है। अति अधिक के अर्थ में प्रयोग होता है। जबकि कु दु है तो हीन के अर्थ में प्रयोग होता है। दु क्या है? हीन के अर्थ में प्रयोग होता है। और कु क्या है? बुरा के अर्थ में प्रयोग होता है। कु बुरा के अर्थ में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। कम के अर्थ में अन प्रयोग होता है। कम के अर्थ में अन प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा एक हिंदी का उपसर्ग नहीं है? नहीं पूछा है हिंदी का उपसर्ग। उन है कि अधि है कि अथ है कि बिन है? कौन सा एक हिंदी का उपसर्ग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। अधि हिंदी का उपसर्ग नहीं है। यह संस्कृत का उपसर्ग है। जबकि उन, अथ और बिन हिंदी का उपसर्ग है। और अधि है संस्कृत का उपसर्ग है जिसका अर्थ है ऊंचा, ऊंचा या श्रेष्ठ। क्वेश्चन नंबर 22 है, निर्धन शब्द में कौन सा समास है? द्विगु है कि तत्पुरुष है कि बहुव्रीहि है कि कर्मधारय है? तो निर्धन बिना धन का मतलब गरीब। कोई तीसरा अर्थ प्रयोग होता है ना? कोई तीसरा अर्थ प्रयोग होता है। निर्धन माने बिना धन के, जिसके पास कोई धन नहीं हो, वह क्या कहलाता है? गरीब कहलाता है या अकिंचन कहलाता है। तो इसमें बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, वनवास में कौन सा समास है? तो वन में वास तत्पुरुष समास है। इसमें कारक चिन्ह में छिपा हुआ है। तो में और पर किस में आता है? अधिकरण कारक। इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। जबकि बहुव्रीहि किसी तीसरे अर्थ को प्रेजेंट करता है, द्विगु होता है तो संख्यावाची होता है और कर्मधारय होता है तो विशेषण विशेष छिपे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है कि इनमें से कोई नहीं? तो जगत, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ हो जाएगा। तो तीसरे अर्थ में प्रयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। व्यंजन शब्द ही है, संधि है। देखिए इसमें तो व्यंजन आया है ना। अगर व्यंजन के बाद कोई स्वर आए तो वहाँ पे व्यंजन संधि होता है। जबकि स्वर और स्वर मिल के स्वर संधि होता है और स्वर और व्यंजन मिल के स्वर संधि होता है। जबकि व्यंजन स्वर मिल के स्वर संधि होता है और व्यंजन संधि होता है और व्यंजन मिल के भी व्यंजन संधि होता है। पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। पुस्तक धन लय या पुस्तक धन ल या पुस्तक धन आलय या पुस्तक धन पुस्त धन काव्य। तो पुस्तक धन आलय पुस्तकों के लिए घर, आलय मीन्स क्या होता है? घर होता है। तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना की झलक प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में झलकता है? गबन में कि गोदान में कि प्रेमाश्रम में कि रंगभूमि में? तब वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना की झलक
प्रेमचंद्र के प्रेमाश्रम उपन्यास में झलकता है? ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रेम परीक्षा किसका उपन्यास है? प्रेम परीक्षा किसका उपन्यास है? प्रेमघन का है कि प्रेमचंद्र का है कि श्रीनाथ सिंह का है कि अरिहंत का है? फटाफट आंसर कीजिए कि प्रेम परीक्षा किसका उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। श्रीनाथ सिंह का उपन्यास है प्रेम परीक्षा। प्रेम परीक्षा किसका उपन्यास है? श्रीनाथ सिंह का। क्वेश्चन नंबर 28 है, राह बीती यात्रा वृतांत किसका है? यशपाल का है कि केदारनाथ पांडे का है, प्रभाकर माचवे का है कि सत्यदेव परिव्राजक का है? राह बीती यात्रा साहित्य, तो राह बीती यात्रा साहित्य किसका है? यशपाल का है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। इनमें से भगवती प्रसाद वाजपेयी का कौन सा उपन्यास है? प्रेम पथ है, अनाथ पत्नी है कि त्यागमयी है कि ये सभी है? तो यह सभी उपन्यास भगवती प्रसाद वाजपेयी का है। प्रेम पथ भगवती प्रसाद वाजपेयी, अनाथ पत्नी भगवती प्रसाद वाजपेयी, त्यागमयी भगवती प्रसाद वाजपेयी। विराट की पद्मिनी, तीसरा क्वेश्चन है, विराट की पद्मिनी किसका ऐतिहासिक उपन्यास है? रामेश्वर शुक्लांचल का है कि रामविलास शर्मा का है कि वृंदावन लाल वर्मा का है कि चतुर्सेन शास्त्री का है? विराट की पद्मिनी किसका उपन्यास है? तो वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है विराट की पद्मिनी। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, धरती मेरा घर किसकी रचना है? धरती मेरा घर किसकी रचना है? रांगेय राघव जी का है कि केदारनाथ पांडे का है कि डॉक्टर नगेंद्र का है कि जैनेंद्र कुमार का है? धरती मेरा घर किसका रचना है? फटाफट आंसर कीजिए। तो रांगेय राघव जी का रचना है धरती मेरा घर। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुनर्नवा उपन्यास को किस ग्रंथ से जोड़ा? लोरिक कथा या मृच्छकटिकम या उक्त दोनों? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुनर्नवा उपन्यास किन ग्रंथों से जोड़ा है? फटाफट आंसर कीजिए। तो यह दोनों से जोड़ा है। लोरिक कथा चंदायन, चंदायन क्या है? लोरिक कथा। और यह मुल्ला दाऊद का है, मुल्ला दाऊद का है चंदायन। दाऊद, मुल्ला दाऊद का है चंदायन, जबकि मृच्छकटिकम शूद्रक का है। मृच्छकटिकम शूद्रक का है। तो यह दोनों से पुनर्नवा उपन्यास को जोड़ा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मुनींद्र में कौन सी संधि है? गुण संधि है कि वृद्धि संधि है कि अयादि संधि है कि दीर्घ संधि है? तो मुनि धन इंद्र, मुनि धन इंद्र बराबर मुनींद्र। तब बड़ी और छोटी मिल के क्या हो गया है? बड़ी हो गया, मुनि बन गया है, तो मुनींद्र हो गया। या छोटी छोटी मिल के बड़ी होता है तो इसमें दीर्घ संधि है। इसमें क्या दीर्घ संधि है? ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। पोधन अन है कि पौधन अन है कि पूधन अयन है कि पोधन अवन है? तब पौधन अन पावन, पौधन अन बराबर पावन, यहीं पे पवन रहता तब पोधन अन हो जाता। जब बिना मात्रा का रहता तो एक मात्रा, और जब आ का मात्रा जुड़ गया, पावन जुड़ गया तो औ का मात्रा होगा। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न जोड़ों को मिलाइए। प्रशंसा बोधक वाक्य, शोक बोधक वाक्य, घृणा बोधक वाक्य, संबंध। तो प्रशंसा बोधक वाक्य क्या है? तुमने तो कमाल कर दिया, ये क्या है? प्रशंसा बोधक है।
शोकबोधक क्या है? हे राम, यह कैसे ठीक होगा। घृणाबोधक क्या है? छी, तुम कितने गंदे हो। असंबंध बोधक वाक्य क्या है? अरे आप आ गए। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। 4 2 3 1। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से अक्षर अनेकार्थी शब्द नहीं है। अक्षर का अनेकार्थी शब्द नहीं पूछा है। ईश्वर, नष्ट न होने वाला, ब्रह्मा या जल। फटाफट आंसर कीजिए। 36 का कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। तो अक्षर का अनेकार्थी शब्द ईश्वर होता है, कभी नष्ट न होने वाला होता है, जल भी होता है, जबकि ब्रह्मा अक्षर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। यह अर्क है। अर्क का अनेकार्थी शब्द नहीं पूछा है। अर्क माने आम का पेड़, काढ़ा, धतूरा या सूर्य। आम का पेड़ तो होता है, अर्क माने काढ़ा भी होता है, सूर्य भी होता है अर्क मीन्स, लेकिन धतूरा नहीं होता है। धतूरा अर्क का अनेकार्थी शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है, लक्ष्य और लक्ष्य का सही अर्थ। लाख गरीब, लाख उद्देश्य, गरीब लाख या 4 उद्देश्य। तो लक्ष्य माने लाख होता है और लक्ष्य माने उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। एक से ज़्यादा अर्थ रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एक से ज़्यादा अर्थ रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं कि अनेकार्थी शब्द कहते हैं कि शब्दार्थी कहते हैं कि पर्यायवाची कहते हैं? तो अनेकार्थी शब्द कहते हैं। एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जो हथियार हाथ से चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं कि शस्त्र कहते हैं कि शास्त्र कहते हैं कि हथियार कहते हैं? तो उसे शस्त्र कहते हैं। जबकि जो फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं और जो हाथ से चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं। जो छिपाने योग्य हो उसके लिए एक शब्द बताइए। अगम है कि असीम है कि गोपनीय है कि अतुलनीय है? तो जो छिपाने योग्य हो उसके लिए एक शब्द होगा गोपनीय। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है कि अतिवृष्टि का विलोम क्या है? अनावृष्टि है कि निवृष्टि है कि कुवृष्टि है कि अनावृष्टि है? तो अनावृष्टि होगा। वृष्टि माने बारिश और अति बारिश मतलब तेज बारिश, और यह होता है कम बारिश, अनावृष्टि। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। यह किसकी पंक्ति है? नाभा दास की है कि मलुक दास की कि कुंभन दास की, सूरदास की? तो यह कुंभन दास की पंक्ति है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में कुंभन दास को आमंत्रित किया था, तो वही बोले कि भक्त जब सीकरी रहते थे, अकबर का दरबार सीकरी में लगता था, फतेहपुर सीकरी में, तो वही आए तो रास्ते में इनकी चप्पल टूट गई। तो वही बोले अकबर के दरबार में, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। कि हमारे भगवान के भक्तों को राजघरानों से क्या काम है? एक तो आने जाने में चप्पल टूट गई और भगवान का नाम भी नहीं ले पाए, उतने देर तक भगवान का नाम भी नहीं ले पाए। क्वेश्चन नंबर 44 है, बौने और घायल, यह दोनों बौने और घायल फूल किसकी रचना है? दोनों रचनाएं किसकी है? रांगीय रामेश्वर शुक्लांचन की है कि रांगीय राघव की है कि जैनेन्द्र कुमार की है कि अमृत राय की है? फटाफट आंसर कीजिए। तो बौने और घायल उपन्यास रांगीय राघव जी का है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, गंगा
मैया और छोटी सी शुरुआत किसकी रचना है? गंगा मैया और छोटी सी शुरुआत भैरव प्रसाद गुप्त की है कि डॉक्टर नगेंद्र की है कि जैनेन्द्र कुमार की है कि प्रताप नारायण मिश्र की है? तो गंगा मैया और छोटी शुरुआत भैरव प्रसाद गुप्त जी की रचना है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। फटा 46वां क्वेश्चन है, शहीद और सोहदे किसका उपन्यास है? रमेश चंद्र शाह का है कि मनमथ नाथ का है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कि भैरव प्रसाद गुप्त का है? तो शहीद और सोहदे उपन्यास मनमथ नाथ गुप्त का है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि राम कुमार वर्मा ने कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि सत्यदेव कटारे ने? फटाफट आंसर कीजिए कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर कीजिए। तो राम कुमार वर्मा ने लिखा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी रचना है? फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ पांडे जी का है कि केदारनाथ अग्रवाल का है कि डॉक्टर नगेंद्र का है कि सत्यदेव कटारे का है? तो फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। केदारनाथ पांडे का मत लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, अर्थगौरव के लिए कौन कवि प्रसिद्ध है? कालिदास है कि भारवी है कि दंडी है कि माघ है? तो इसके संबंध में एक दोहा है कि उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थगौरवे दंडी पदलालित्य माघे संति त्रय गुण। तो उपमा कालिदासस्य, उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध है। भारवी अर्थगौरव और अर्थगौरव के लिए भारवी, अर्थगौरव के लिए कौन है? भारवी। दंडी पद लालित्य के लिए कौन है? दंडी है। और यह तीनों गुण माघ में इकट्ठे मिलता है। तो अर्थगौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? भारवी है। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। बूढ़े गांधी किसका उपन्यास है? अग्र अली का है कि रामविलास शर्मा का है कि श्याम सुंदर दास का है कि अमृत राय का है? तब बूढ़े गांधी में गांधी जी की जीवनी है जिसको अमृत राय ने लिखा है। अमृत राय किसके पुत्र हैं? प्रेमचंद्र के हैं। प्रेमचंद्र के पुत्र हैं अमृत राय। इन्होंने गांधी जी की जीवनी बूढ़े गांधी नाम से लिखा। तो आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। कल फिर नए क्वेश्चनों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय दोस्तों।